नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। ये क्वेश्चन है रिमेनिंग। एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ कंपोनेंट वैल्यूज आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर इक्वल टू 10 किलो ओम, सी वन इक्वल टू सी इक्वल टू 120 पिको फराड। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ऑसिलेशन इज गिवन बाय। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, AVM क्या बोलते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ना, या AMV बोल दो आप इसे। ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर होता है। इट इज़ जनरली हैव 50% इसकी ड्यूटी साइकिल होती है। 50% ऑफ साइकिल टाइम में क्या होता है कि आउटपुट हाई होता है, एंड रिमेनिंग 50% में साइकिल टाइम में आउटपुट ऑफ होता है। तो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर जिसकी नो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, नो stable states होती है, but it switches continuously between two states, and this action produces a train of square wave pulses at a fixed frequency or a constant frequency. switching होती है इसकी continuously two states के बीच में। ठीक है, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो इसका टाइम पीरियड होता है स्क्वायर पल्स का, वो क्या होता है 0.69 ऑफ आर ए प्लस ट्वाइस आर बी ऑफ होल सी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर पल्स, यानी कि ये हो जाएगा 1.45 अपॉन आर ए प्लस ट्वाइस आर बी ऑफ होल सी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो आप डाल के देखिए कितनी हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.45 अपॉन 2 अपॉन आर ए की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम है यानी कि 10,000 हो गया, एंड प्लस 2 आर बी मतलब 20,000। ठीक है, इनटू सी की वैल्यू कितनी होगी 120 पिको फराड। 120 पिको फराड, आप 120 को क्या लिख सकते हो इंटू 10 की पावर माइनस 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 40.27 किलो हर्ट्ज आएगी। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज आएगी। ठीक है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बूलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट्स नॉट ऑपरेशन। ये पता ही होगा आपको। इन्वर्टर इज अ नॉट गेट, मालूम है आपको। ठीक है, क्लास पावर एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी सी की होती है। मैंने आपको बताया भी था कि जो एफिशिएंसी ए की होती है 25% और 50% होती है, बी की 78.5% होती है। ठीक है, एंड सी की ऑलमोस्ट हाई होती है, मतलब 100%, नियर अबाउट 100% होती है। राइट, नेक्स्ट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटीरियल इम्प्लाइज इट्स कैपेसिटी टू विदस्टैंड हाई वोल्टेज। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक breakdown through the material and is expressed as volt per unit thickness, or the maximum voltage that can be applied to a given material without causing it to break down. यहाँ हम बोलेंगे it is the property of a material that enables it to withstand electric stress without damage. एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बिना डैमेज एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो फोर्सफुली भी हो रहा हो, हाई वोल्टेज भी हो रहा हो, उसमें वो बिल्कुल उसकी कैपेसिटी होती है उसको टॉलरेट करने की। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की होती है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, थिकनेस एंड मॉइस्चर कंटेंट। एमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज हैवीली डूप्ड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एमीटर हैवीली डूप्ड होता है, याद रखना। बेस की लाइटेस्ट डूपिंग होती है, कलेक्टर की मॉडरेट डूपिंग होती है। बेस का लाइटेस्ट एरिया होता है, कलेक्टर का लार्जेस्ट एरिया होता है। ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन, अच्छा इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हट गया होगा। ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन। ओवर मॉड्यूलेशन से क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट्स इन शार्प एजेस। इससे क्या होता है, शार्प एजेस हो जाती है। इसकी कंडीशन होती है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवर मॉड्यूलेशन होता है, इट रिजल्ट्स इन शार्प एजेस और बेंड्स इन द वेव फॉर्म ऑफ एनवेलप ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल regardless of audio frequency. It results in false emissions by the modulated carrier and distortion. इससे क्या होता है कि रिकवरिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का डिस्टॉर्शन हो जाता है। 100% मॉड्यूलेशन होता है where the modulating signal drives the carrier to zero and is theoretically the maximum modulation that can be successfully demodulated by a regular AM envelope detector. Right? Next question है, if a radio receiver amplifies all the signal frequencies equally well, it is said to have high fidelity.
अगर ये सारे सिग्नल को इक्वली एम्पलीफाई कर देता है विद ऑल द फ्रीक्वेंसीज वेल, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी फिडिलिटी है। फिडिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, फेथफुल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, फेथफुल reproduction. The fidelity of a receiver is the ability to reproduce all the modulating frequencies equally. That is कि जो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड जो हार्मोनिक्स होते हैं ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो रेडियो रिसीवर शुड हैव हाई फिडिलिटी और एक्यूरेसी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ 3 स्टेज एम्पलीफायर ईच हैविंग वोल्टेज गेन। अब इसने पूछा फाइंड दी टोटल गेन। टोटल गेन क्या हो जाएगा बताओ? टोटल गेन जो होगा इसका, जैसे अगर मुझे इसको आप पहले मल्टीप्लाई करिए 100 इंटू 200 इंटू 100, दैट मीन्स A1 A2 A3, दिस इज इक्वल टू टोटल गेन, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 6, ये टोटल गेन हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इन dB हो जाएगा 20 log base 10A, 20 log base 10 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका? नियर अबाउट 126 dB, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा 126 dB होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 20 log base 10 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 प्लस log base 10 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 0.3, तो कितना हो गया? 20 इंटू 6.3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 126 dB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड एज, आपको पता है क्या है? एनीमोमीटर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल या हॉल इफेक्ट सेंसर, बताइए। देखिए ये कह रहा है कोई भी करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर है, करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर, इसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखा है जिसमें एक वोल्टेज डेवलप होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो इस प्रिंसिपल को हम हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं। हॉल इफेक्ट क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, सीटी मतलब कैरियर्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन एट द एजेस ऑफ द कंडक्टर, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, देन एट द एजेस ऑफ द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज डेवलप्ड, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम हॉल ईएमएफ कहते हैं एंड इस फिनोमेना को हम हॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे आपका हॉल ईएमएफ है, दिस इज इक्वल टू BI/T, ठीक है, BI/T होता है ये, ठीक है। इतना याद रखिएगा। T क्या होता है? कंडक्टर थिकनेस इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो होता है इट गेट एक्यूमुलेटेड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दे गेट एक्यूमुलेटेड, ये जमा होने लगते हैं, they get accumulated on both sides of the conductor, तो one can measure the EMF produced by voltmeter। तो application of Hall effect sensors होता है, एक speed detection में use होता है, एक position sensors में use होता है, magnetometers में होता है to measure the magnetic field, magnetometers होता है, proximity sensing में होता है, स्मार्टफोन्स में, करंट सेंसिंग में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर? CMRR इनफाइनाइट होता है, ट्रू है। डिफरेंशियल मोड गेन ये होता है AD/ACM, CMRR। तो डिफरेंशियल मोड गेन आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, अगर एक मिनट कॉमन मोड गेन 0 होगा तब ये इन्फिनिटी होगा। कॉमन मोड गेन आपका इन्फिनिटी है, ये गलत है, तो इसीलिए ये गलत है। ये तो आपका सही है कि डिफरेंशियल मोड गेन इन्फिनिटी होगा, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होगा, तो ये वाला आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट आउटपुट सिग्नल हैज 0 डिग्री फेज शिफ्ट विद द इनपुट। ये आपको मालूम होगा, फेज शिफ्ट इनपुट एंड आउटपुट में कॉमन बेस के केस में क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। जो आपका कॉमन बेस होता है करंट बफर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल नॉट यूज्ड इन LED इज, कौन सा होता है? सिलिकॉन, क्योंकि ये इनडायरेक्ट
सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड है, Si2C3 होता है, इसका फॉर्मूला चेक करेगा। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हमेशा यूज़ होते हैं एलईडी में, तो ये तीनों यूज़ होता है, गैलियम आर्सेनाइड, जीएसपी, सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन सिलिकॉन यूज़ नहीं होता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल इक्वेशन, सॉरी छूट गया, गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी मैक्सिमम एट 1 हर्ट्ज। कैसे, देखिए आपको मैंने बताया था कि ओपैम्प जो होते हैं ये लीनियर डिवाइसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, लीनियर डिवाइसेस होते हैं दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर नियरली आइडियल डीसी एम्पलीफिकेशन। ठीक है, इसका हाई वोल्टेज गेन होता है, डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये। ठीक है, मैक्सिमम गेन इज लिमिटेड टू ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम्प, बट फॉर अ लीनियर एम्पलीफायर वी नीड टू ऐड रेजिस्टिव एलिमेंट्स। लीनियर के लिए हमें रेजिस्टिव एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, रेजिस्टिव एलिमेंट्स वी हैव टू कीप एडिंग इट। ठीक है, तो एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज समवॉट लेस देन 10 हर्ट्ज गेन आपका कैसा होगा, गेन आपका फ्लैट होगा डाउन टू डीसी, एंड वेरी हाई होगा 10 टू द पावर 5। तो टिपिकल ओपन लूप गेन, जैसे इसने बोला गेन ऑफ एन ओपैम्प, ये आपका जैसे इन्वर्टिंग है, ये नॉन वर्टिंग है, ये ग्राउंडेड है, ये वी इनपुट, ये वी इनपुट है, ये वी आउटपुट है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप गेन निकालोगे तो जैसे मान लीजिए 10 टू दी पावर 5 है, ये 10 टू दी पावर 6 है, तो यहाँ पे थोड़े से ऊपर में इधर 1 है, इधर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में इस पॉइंट पे ये पूरा करके इधर ड्रॉप हो रहा है, तो ये आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन है और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो गेन ऑफ एन ओपैम्प विल बी मैक्सिमम एट 1 हर्ट्ज, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट सच दैट R1 R2 R3 इज इक्वल टू 10 किलो, ये तीनों जो हैं 10 किलो ओम के हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL विल वी नॉट लेस देन 1 वोल्ट। कैसे होगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अराउंड आउटपुट वोल्टेज, वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3, तो कितना हो जाएगा 10 पैरेलल टू 10 पैरेलल टू 10, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/10, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 किलो ओम्स में हो गया, क्योंकि किलो ओम्स में है। अप्लाइंग वोल्टेज डिवीजन रूल, अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल निकालोगे तो V आउटपुट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितनी है VS है, इनटू R इक्विवेलेंट हो गया अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL, तो आपका V आउटपुट कितना दिया है, लेस देन 1 वोल्ट दिया है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि 5 इंटू 10/3 अपॉन 10/3 प्लस यहाँ पे RL लेस देन 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, 50/3 लेस देन 10/3 प्लस RL, तो 50/3 माइनस 10/3 एंड लेस देन RL, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 40/3 लेस देन RL, विच इम्प्लाइज RL कितना हो जाएगा, हाँ ग्रेटर देन 40/3, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज करेक्ट। फीडबैक नेटवर्क op-amp is used in inverting mode, no. op-amp circuit is introduced in 180 degree phase shift, no. Feedback network is lead lag network, true. The amplifier gain condition is greater than equal to 29, false. देखिए वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज सर्किट फॉर जनरेटिंग अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ये क्या करता है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सर्किट, अब इसमें जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर होता है ये 2 RC नेटवर्क्स यूज करता है, 2 RC नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साइनसॉइडल ऑसिलेटर। तो वेन ब्रिज यूजेस अ फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज RC सर्किट, इसमें एक सीरीज RC सर्किट होता है विद पैरेलल RC सर्किट प्रोड्यूसिंग अ फेज डिले और फेज एडवांस डिपेंडिंग अपॉन सर्किट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फेज शिफ्ट 0 होता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि इसका जो ओपन लूप गेन होता है 1 प्लस R2 अपॉन R1 होता है। ठीक है, ये होता है। अभी हम जो भी है, इसीलिए इसने बोला है कि फीडबैक नेटवर्क एक तरह से लीड लैग नेटवर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिल्वर नियर 0 केल्विन इज वेरी लो बट मेजरेबल। देखिए
सिल्वर जो होता है इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सिल्वर Ag होता है ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विच मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है बट इट कैन बी मेजरेबल। तो इट हेल्प्स, दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हेल्प्स अस टू नो हाउ वेल अ मटेरियल विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी देन इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट within it, which means it is not a good conductor of electricity. अगर electrical resistivity low होगी then the opposition to the flow of current will be less, hence material जो है इसका मतलब good conductor of electricity है। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई, देखिए A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं और गेट का आउटपुट निकालूं तो 0 1 1 1, तो नॉर गेट का आउटपुट कितना हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, जब दोनों इनपुट्स, इसने बोला आउटपुट ऑफ नॉर गेट हाई कब होगा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, which of the following statements is incorrect? MOSFETs are faster than FET, true. MOSFETs are basically act as switch, true. MOSFETs are slower than JFET, ये false है, इसीलिए ये MOSFETs are less noisy than FET, ये भी true है। देखिए MOSFET के बारे में आपको बताया था कि it can perform fast switching application with little turn off losses. FET का slower switching time होता है as the internal junction capacitance is responsible for high delay times। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, हेज ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंसेस, राइट। नेक्स्ट है कलेक्टर करंट, इसमें भी चला गया, कलेक्टर करंट ऑफ ए क्लास सी एम्पलीफायर इज हाफ साइन वेव। क्यों होता है, मैंने आपको बताया भी था, बिकॉज जो क्लास सी पावर एम्पलीफायर होता है कैसा टाइप का एम्पलीफायर होता है, वेयर जो एक्टिव एलिमेंट होता है ट्रांजिस्टर, इट कंडक्ट्स फॉर लेस देन वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। लेस देन वन हाफ साइकिल मीन्स ये कंडक्शन एंगल जो होता है लेस देन 180 डिग्री होता है एंड इट्स टिपिकल वैल्यू इज 80 to 180 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मिनिमम सॉप रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, ये तो बहुत इजी है। देखिए एक्स बार वाई प्लस एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बार, तो वाई प्लस वाई बार 1 होता है तो ये एक्स बार वाई प्लस एक्स डॉट 1। अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1, सॉरी वाई प्लस एक्स, तो ये अगेन 1 हो गया, ये वाई प्लस एक्स आ गया, तो इसका वैल्यू सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट अप इन द एक्टिव रीजन इज ऑब्टेन्ड फॉर, ये मैंने आपको बताया भी था क्या होता है। देखिए जब हम ID वर्सेस VGS के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल मॉसफेट। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है 1 2 3 4, तो इस 2 पॉइंट पे यहाँ तक जाके ये कुछ ऐसा, सॉरी इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी ओहो रुकिए, ये शायद ऐसे जाएगा, यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे, ठीक है, तो ID क्या हो गया, मिली एम्पियर में हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्हांसमेंट जो आपका ई मॉसफेट होता है, दिस इज इक्वल टू नॉर्मली ओपन स्विच दैट रिक्वायर्स VGS टू स्विच ऑन द डिवाइस, if the positive voltage अगर प्लस VGS आप लगाते हो, it is applied to an N channel gate terminal, then only channel will conduct and जो आपकी ड्रेन करंट होगी it will start flowing, ये फ्लो करेगा थ्रू द चैनल। अगर बायस वोल्टेज आपका 0 होगा, अगर VGS 0 होगा या नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ, ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा एंड द चैनल स्टेज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, जिसकी वजह से ड्रेन करंट जो होगी 0 होगी। तो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट मतलब IDSS अप इन द एक्टिव रीजन इज ऑब्टेन्ड फॉर, कैसे मिलेगा ये, फॉर अ 0 गेट वोल्टेज, क्योंकि इसमें जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है यहाँ पे जैसे इस पॉइंट तक ये
ऑफ था, यहाँ पे एकदम से राइज हुआ तो ये VT हुआ। तो VT क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट है। इट इज़ द मिनिमम वोल्टेज दैट इज़ टू बी अप्लाइड फॉर, ये मिनिमम वोल्टेज दैट इज़ टू बी अप्लाइड फॉर कंडक्टिंग चैनल टू फॉर्म। ठीक है, तो जीरो वोल्टेज इनपुट के लिए आपकी जो ड्रेन करंट होगी वो जीरो होगी। अब ये क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट एंड इनपुट सिग्नल आइडेंटिफाई द आउटपुट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके आइएगा। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।